टेंशनल टेंशनल फोर्सेस टेंशनल फोर्सेस टेंशनल फोर्स डाउनवर्ड मूवमेंट नॉर्मल मेड ब्लॉक की पुल डाउन ए बी अपीयर्ड एज रेस ब्लॉक सी डिप्रेशन टेंशनल फोर्स हॉस्ट एंड ग्राबन मतलब दो फोर्स एक ये और एक ये दो फोर्स लग रहे हैं और ये दोनों अपार्ट खींच रहे हैं। ये इधर चला जाएगा इधर चला जाएगा तो नीचे गिर जाएगा ये। तो कैसा स्ट्रक्चर हो गया हॉस्ट हो गया ग्राबन हो गया हॉस्ट ग्राबन टाइप का स्ट्रक्चर हो गया। कन्वर्जिंग फोर्सेस ए से भी रेस ब्लॉक स्ट्रक्चर रिवर्स फॉल्ट सपोर्ट मूवमेंट ब्लॉक माउंटेन्स ए से भी। तो अब ये क्या है ऐसे ऐसे लगा रही हूँ तो ये ऊपर चला जाएगा तो ऐसा ऐसा क्या बोलेंगे ऐसे स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर हाँ ब्लॉक माउंटेन्स इसे ब्लॉक माउंटेन्स बोलते हैं कि एक पार्ट ऊपर उड़ गया। ब्लॉक माउंट एक्सोजेनेटिक फोर्सेस ऑल्सो कॉल्ड लेवलिंग फोर्सेस दे ऑपरेट बाय टू प्रोसेस ए वेदरिंग बी इरोजन डेनुडेशन and degradation also called leveling forces they operate by two process weathering and erosion denudation W plus E denudation W plus E weathering और erosion दोनों होंगे ठीक। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस का देख लिया लेवलिंग फोर्स भी कहते हैं। लेवलिंग फोर्स में तो इरोजन वाला तो हमें पता ही है हमने पढ़ रखा है छोटी क्लासेस में और वेदरिंग तो मतलब वेदर की वजह से जो होता है और इरोजन तो वाटर की वजह से। जो डेन्यूडेशन इसको बोलते हैं अदर वर्ड्स में डिग्रेडेशन वो वेदरिंग प्लस इरोजन। वेदरिंग का डेफिनेशन इट इज़ अ सिंपली डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स आर ब्रोकन बेस्ड ऑन सम फैक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेदरिंग फिजिकल केमिकल दो तरह की वेदरिंग होगी बाय एक्सटर्नल फिजिकल क्या बाय एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक टेम्परेचर फ्लोरा एंड फाउना पेनिट्रेशन ऑफ रूट्स। केमिकल वेदरिंग क्या पता होगा नहीं जो टाइप्स ऑफ वेदरिंग है 4 तरीके की। फिजिकल वाली तो देख ली टेम्परेचर फ्लोरा फाउना की वजह से ठीक है। फिर केमिकल वेदरिंग है बायोलॉजिकल वेदरिंग है एंथ्रोपोजेनिक वेदरिंग है वाह ठीक है। केमिकल वेदरिंग देखते हैं केमिकल वेदरिंग क्या है केमिकल रिएक्शन ऑन केमिकल और केमिकल चेंज मेन फैक्टर ऑन कंपोजिशन मेन फैक्टर इज कंपोजिशन ऑफ रॉक्स दैट डिटरमाइन केमिकल वेदरिंग। Fe प्लस मॉइस्चर अब हाँ आयरन और मॉइस्चर काम करता है। रस्टिंग डिसइंटीग्रेट्स रॉक ठीक है मॉइस्चर आयरन रस्टिंग मेक रॉक डिसइंटीग्रेट रेनफॉल CaCO3 लाइमस्टोन रॉक CaCO3 और H2 सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। CaCO3 डिजॉल्व एंड डिसइंटीग्रेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल वेदरिंग। कास्ट टोपोग्राफी कास्ट भाई चूने वाली टोपोग्राफी कई जगह जो हमारे होते हैं वो कास्ट टोपोग्राफी होती है। रीजन लाइमस्टोन भाई चूना हमारा रॉक कॉल्ड कास्ट टोपोग्राफी। ग्रैनुलर वेदरिंग डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स इन इरेगुलर शेप्स डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स इन इरेगुलर शेप्स। ग्रैनुलर वेदरिंग रॉक डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स इन इरेगुलर शेप्स। Exfoliation disintegration of rocks in the form of layers is called exfoliation. Disintegration of rocks in form of layer is called exfoliation. Disintegration of rocks in form of layer is called exfoliation. Disintegration of rocks in form of layers is called exfoliation. Disintegration of rocks in form of layers is called disintegration of rocks in form of layer is called exfoliation. रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन लेयर्स के फॉर्म में एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन रॉक यहाँ पे हाउ कास्ट टोपोग्राफी मॉडिफाइड बाय केमिकल वेदरिंग कास्ट लैंडफॉर्म टू photography rainfall surface to flow weather limestone exposed on surface lakes इतना limestone
लाइमस्टोन अंडर सरफेस पार्ट ऑफ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। रेनफॉल मूवमेंट ऑफ वाटर, सरफेस फ्लो सरफेस टू अंडरग्राउंड, ठीक है। पेनिट्रेशन ऑफ वाटर, अंडरग्राउंड पेनिट्रेट ही करेगा। रिजल्ट ऑफ ऑल एट सोर्स फीचर्स, सिंक होल्स, लैपीज, डो लाइन। ये ना, ये जो छोटे छोटे हैं बट ये ना ऐसे कंफ्यूज करते हैं लोगों को कि मतलब डो लाइन ये सब है क्या, तो ना ये अच्छे से देख लो। सिंक होल्स क्या होते हैं कि वाटर percolation of water creating narrow depressions created by downward water movement called sinkholes। मतलब ये सरफेस है, वाटर हमारा अंदर परकुलेट होता है, परकुलेट मतलब अंदर घुसता है, तो मतलब कहीं कहीं पे जैसे रॉक्स हैं उनके बीच में जगह रह रही है तो वाटर वहाँ पे रह जाएगा, ये अंडरग्राउंड वाटर भी इनको बोल देते हैं। अब लैपीज क्या है, व्हेन वाटर फ्लोइंग थ्रू क्रैक्स ऑन सरफेस water creates elongated depressions called lapids, elongated depressions created along the cracks of the limestone। भाई जैसे मान लो ये एक सरफेस है और यहाँ पे लाइमस्टोन वाला सरफेस है, तो क्रैक होगा कहीं पे, लाइमस्टोन में तो पता ही क्रैक तो होती हैं, तो पानी वहाँ से घुस जाएगा और क्या है डिप्रेशंस क्रिएट कर लेगा वहाँ पे घुस के, तो वहाँ पे मतलब अपने आप को इकट्ठा कर लेगा पानी, ठीक है। डो लाइन क्या है, इफ़ मल्टीपल लैपीज एंड सिंक होल्स आर टुगेदर। अब डो लाइन मतलब दो लाइन है, सिंक होल और लैपीज जो हमने दोनों पढ़ा था। सिंक होल हमारा वाटर परकुलेट कर जाता है नैरो डिप्रेशन से, और किसी और सिंक में, सिंक पता है ना कहीं पे गड्ढा होता है तो वहाँ पे जाके बैठ जाएगा। लैपीज मतलब क्रैक्स से पानी अंदर चला जाएगा और इलोंगेटेड डिप्रेशंस बना लेता है, ठीक है। तो जब सिंक और लैपीज दोनों ही हो रहे हों किसी में तो उसे डो लाइन बोल देंगे। सिग्निफिकेंटली लार्ज डिप्रेशंस इवन एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर कैन हैपन लेक अपीयरेंस। उवाला क्या होता है, युवाला। सिंक होल्स ऐसे ही लाइन से याद रखोगे तो याद रहेगा, सिंक होल्स, लैपीज, डो लाइन। डो लाइन मतलब जिसमें सिंक होल लैपीज दोनों ही हो। उवाला, इफ डो लाइन फॉर्म एट द एज ऑफ टोपोग्राफी 7 इंक्रीजेस साइज, huge deformation of landform can be seen called uvala, not in an interior, formed only at the edges of landforms। मतलब अंदर नहीं बनता, लैंडफॉर्म के एजेस में, कोनों कोनों में बन जाता है, ठीक है। सो उवाला आर द इंक्रोचमेंट ऑफ डो लाइन्स एंड आर लार्ज डिप्रेशंस कॉज्ड बाय रिमूवल ऑफ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ लैंडफॉर्म्स। दे अकर एट द एज ऑफ द कास्ट टोपोग्राफी। कास्ट टोपोग्राफी के किसी एज में होता है, ठीक है। अब देखो ये ना वाई रिप्रेजेंटेशन देख लो, लैपीज कैसे, जैसे ये कास्ट टोपोग्राफी है हमारी, तो अब देखो सिंक होल ये क्या गड्ढे गड्ढे हैं, और लैपीज और ऐसे इलोंगेटेड डिप्रेशंस बना लेते हैं। डो लाइन्स क्या है, अब दोनों सिंक होल और लैपीज दोनों से ही डो लाइन बन गया। तो अब उवाला क्या है, एजेस में मतलब कोनों कोनों में, मतलब डो लाइन्स के कोनों कोनों में, ये हमारे उवाला हैं, देखो यहाँ पे उवाला, ठीक है। ऑल आर सरफेस लैंडफॉर्म्स ऑन अ कास्ट टोपोग्राफी, ये क्या है, सारे हमारे सरफेस लैंडफॉर्म्स हैं। बाई परकुलेशन ऑफ वाटर नॉन सरफेस फीचर्स, केव्स, hollow pipe like structure formed as water percolates down landform can be of many kilometers, landform can be of many kilometers। अब देखो ये केव्स बन जाती है, डाउनवर्ड फ्लो, सरफेस फ्लो, डाउनवर्ड फ्लो, ये रूफ, फ्लड, केव, बेसमेंट रॉक, केव्स बन गई हैं, ठीक है। हॉलो पाइप लाइक स्ट्रक्चर, वाटर परकुलेट्स डाउन लैंडफॉर्म्स, ऐसे केव्स बन जाती है। वाटर विद डिज़ोल्व लाइमस्टोन, वाटर क्या, लाइमस्टोन क्या पानी में डिज़ोल्व हो जाता है ना, ड्रॉप्स, लाइमस्टोन एक्यूमुलेटेड। अब लाइमस्टोन क्या हो जाता है, ऐसे एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। वाटर लाइमस्टोन क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। पिलर लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, पिलर लाइक स्ट्रक्चर, ये पिलर की तरीके तो है। एस्टैब्लिश एट फ्लोर ऑफ केव, रेस स्ट्रक्चर फ्रॉम फ्लोर टू केव। स्टैलेग्माइट, वाटर परकुलेट डिज़ोल्व लाइमस्टोन, वाटर परकुलेट हो जाता है, लाइमस्टोन को डिज़ोल्व कर देता है। देखो रूफ में ही कभी कभी ऐसे ऐसे बन जाता है, ये फ्लोर है।
स्टैलाकाइट, स्टैलाकाइट, स्टैलगमाइट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखना। स्टैलाकाइट, समटाइम्स लाइमस्टोन इज लेफ्ट एंड क्लियर वाटर परकुलेटेड डाउन फ्रॉम द रूफ टुवार्ड्स फ्लोर, ओनली लाइमस्टोन गेट्स एक्यूमुलेटेड ऑन रूफ, हंड्रेड्स इन नंबर। मतलब बहुत सारे होते हैं ऐसे ऐसे रूफ में, जो रूफ में बनते हैं उसे स्टैलाकाइट कहते हैं, और जो फ्लोर पे बनते हैं उसे स्टैलगमाइट कहते हैं। स्टैलगमाइट पिलर्स लाइक स्ट्रक्चर established at फ्लोर ऑफ केव, केव के फ्लोर पे बन जाता है, रेज स्ट्रक्चर फ्रॉम फ्लोर ऑफ केव, हंड्रेड्स इन नंबर्स, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। स्टैलाकाइट, स्टैलेटाइट, सॉरी स्टैलेटाइट, स्टैलगमाइट, सॉरी माफ कर देना, ठीक है। पिलर, पिलर एक्सटेंशन ऑफ स्टैलेक्टाइट एंड स्टैलगमाइट ज्वाइन एंड फॉर्म पिलर्स। ट्रैवर्टीन, removal of limestone at a specific region but have no entry and exit point as caves have। ट्रैवेंटाइन, रिमूव करना लाइमस्टोन को, सिंपली याद रखो कि लाइमस्टोन को रिमूव करना किसी स्पेसिफिक रीजन से जब भी कोई एंट्री और एग्जिट पॉइंट ना हो तो। अब फिजिकल वेदरिंग, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक बाय एक्सटर्नल स्ट्रेस, रॉक को एक्सटर्नल स्ट्रेस से क्या करना, तोड़ देना। टेम्परेचर इज़ द मोस्ट डोमिनेंट फैक्टर कॉजिंग इट, टेम्परेचर सबसे डोमिनेंट फैक्टर है। प्रोसेस ऑफ एक्सफोलिएशन, फ्रीज एंड थॉ, टाइप ऑफ ग्राइंडर वेदरिंग। प्रोसेस ऑफ एक्सफोलिएशन, लेयर्ड इंटीग्रेशन, अनियन लेयर वेदरिंग, अकर इन डेजर्ट्स स्पेशली इन ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट्स लाइक सहारा, अटकामा, अटकामा तो ये डेजर्ट ही है। ड्यूरिंग डे टेम्परेचर वेरी हाई, ड्यूरिंग नाइट टेम्परेचर इज़ वेरी लो। सो इन डे एंड नाइट कंट्रास्ट इन टेम्परेचर, टेम्परेचर कंट्रास्ट होगा तो मतलब एक तरह से ये वेदरिंग का ही काम करेगा और इससे स्ट्रक्चर हमारा डिसइंटीग्रेट होगा। देयरफॉर इट इज़ रेफर्ड टू एज डाययूर्नल कंट्रास्ट इन टेम्परेचर। ये याद रखना कि डाययूर्नल कंट्रास्ट इन टेम्परेचर किसके रेस्पेक्ट में हमें मतलब याद रखना है, ठीक है। डाययूर्नल, एनी फिनोमिनन अकर डे एंड नाइट, डाययूर्नल कंट्रास्ट, एनी फिनोमिनन जो हमारा रात और दिन में होता है। एग्जाम्पल, लीबिया सहारा डिज़र्ट, लीबिया सहारा डिज़र्ट 65 डिग्री सेल्सियस, साहेल रीजन याद रखना, साहेल, साहेल रीजन साउथ अफ्रीका का ऊपर वाला पार्ट है जिसमें ये नाइजेरिया, माली ये सब आते हैं, ठीक है। सूडान वाला रीजन। आउटर लेयर, ठीक है। डे टाइम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, आउटर लेयर ऑफ रॉक गेट हीटेड एंड एक्सपैंड, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो रॉक क्या हो जाता है, गर्म हो जाती है और एक्सपैंड हो जाती है। नाइट टाइम टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, आउटर लेयर क्या हो जाती है, एकदम कूल हो रैपिडली कूल हो जाती है और रॉक हमारा कंट्रैक्ट कर जाता है, कंट्रैक्ट सिकुड़ जाता है। इफ द फिनोमिनन ऑफ दिस एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन कंटिन्यूज फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन द आउटर लेयर गेट्स लूजन एंड फॉल्स अपार्ट। मतलब अगर ये लंबे समय तक होता रहेगा तो आउटर लेयर हमारी क्या हो जाएगी, लूज जाएगी और अपने आप ही गिर जाएगी। एक्सफोलिएशन क्या होता है, दिस ऑल्टरनेट पीरियोडिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन डिसइंटीग्रेट्स द रॉक आउटर लेयर फर्स्ट इन लेयर्स कॉल्ड एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन समझ आ गया, जैसे हम अब वो बोलते हैं ना ऐसे एक्सफोलिएशन, जैसे कॉस्मेटिक्स की दुनिया में एक्सफोलिएट बोलते हैं ना, स्किन को एक्सफोलिएट करो पहले, है ना, तो आउटर लेयर क्या हो जाएगा, मतलब स्किन टोन हमारा लाइटर हो जाएगा। एक्सफोलिएट तो बाहर के जो भी डस्ट बैठी है वो निकल जाएगी, तो वो इसमें भी वैसे एक्सफोलिएशन होता है कि दिस मतलब जो यही डाययूरनल मतलब एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर और एक्सट्रीम लो टेम्परेचर होता रहता है, पीरियोडिक एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन होगा तो डिसइंटीग्रेट कर देती है रॉक को। रीजंस फॉर कंट्रास्ट ऑफ टेम्परेचर, कंट्रास्ट ऑफ टेम्परेचर के रीज़न क्या है, एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर इंक्रीजेस कंट्रास्ट। पता है कि मतलब मॉइस्चर तो होता नहीं है ज़्यादा उसमें, मतलब जब डेजर्ट एरिया तो मॉइस्चर तो होगा ही नहीं, तभी तो वो मतलब डेजर्ट बना है। मॉइस्चर ऑलवेज हैज़ मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑन टेम्परेचर, मॉइस्चर होगा तो टेम्परेचर को क्या रेड्यूस तो कर देगा। इफ़ मॉइस्चर इज़ प्रेजेंट टेम्परेचर विल नॉट बी वेरी हाई एंड नॉट वेरी लो, ना ज़्यादा कम होगा ना ज़्यादा होगा। ऑल्सो कॉल्ड मैरी टाइम इन्फ्लुएंस, इफ़ अ वाटर बॉडी अराउंड देयर,
कोई वाटर बॉडी ही नहीं है। वाटर बॉडी नहीं है तो मॉइस्चर नहीं है, वाटर बॉडी होती तो मैरीटाइम इन्फ्लुएंस हो जाता। ठीक है, वाई एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर इन डेजर्ट? डेजर्ट आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑफ शोर विंड्स मोस्ट ऑफ द ईयर, सो मॉइस्चर गेट्स रिमूव्ड बाई दीज विंड्स। ऑफ शोर विंड्स मतलब क्या है? देखो मतलब फिर वहाँ पे कोई भी हमारी वाटर बॉडी तो फिर है नहीं, सॉरी माफ़ कर देना। हाँ, थोड़ा सा टायर्ड हो गया है मैं, बट नॉट टायर्ड, बस वाटर। ठीक है, लैंड, डेजर्ट, ऑफ शोर विंड्स, ऐसे मतलब विंड एकदम शोर से बहुत ही दूर चली जाती है, बहुत दूर मतलब शोर के पास तो नहीं रहती हूँ ऑब्वियसली। प्रिवेलेंस ऑफ ऑफ शोर विंड्स, प्रिवेलेंस ऑफ ऑफ शोर विंड। फ्रीज एंड थॉ, फ्रीज सॉलिडिफिकेशन, थॉ मेल्टिंग। समझ में आ गया? फ्रीज एंड थॉ मतलब पहले किसी चीज़ को सॉलिड कर दो, थॉ फिर उसको मेल्ट कर दो। चेंज इन स्टेट ऑफ वाटर इन्फ्लुएंस बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीजेज वाटर लिक्विड वॉल्यूम डिक्रीजेज कॉन्ट्रैक्ट। टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है इज इक्वल टू वाटर आइस सॉलिड वॉल्यूम इंक्रीजेज एक्सपेंशन। आई एम सो सॉरी गाइस। ठीक है, यौन करना कुछ भी बुरा नहीं है, ओके। ड्यू टू पीरियोडिक मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर वाटर गेट एक्सपैंडेड एंड कंट्रैक्टेड अल्टरनेटिवली एंड it can cause stress on rocks and it can cause stress on rocks। ठीक है, mid latitudinal climate is characterized by seasonal contrast in temperature, rate of evaporation is equals to low is equals to water of retention, moderate rainfall, low evaporation, high water retention throughout the year in temperatures 65 degree mid latitude temperature 40 degree Celsius, tropical high rainfall evaporation, summer hot, winters cold severe, no water retention long time, so water is retained throughout the year in temperature as compared to tropical regions rock। समर वाटर, समर में क्या होता है? वाटर लिक्विड थॉइंग तीनों हो जाता है। थॉइंग, थॉइंग मतलब मेल्ट करना। ठीक है, विंटर वाटर आइस सॉलिड फ्रीज, ये सब ही हो जाता है। रॉक, रॉक winter is equals to ice weight downward stress water, water continuous deepening and expanding, broken uneven shape, granular weathering after continuous expansion and contraction, after continuous expansion and contraction, after continuous expansion and contraction। Factors of stress in rocks, change volume of water by contraction and expansion of water under influence of temperature। freeze and thaw, freeze मतलब पता है कि मतलब एकदम सॉलिड कर देना, thaw मतलब मेल्ट कर देना। weathering is associated with the lower layer of Himalayas, that is middle Himalayan and Shivalik। process of erosion, erosion degradation down wasting, weathering plus erosion, erosion translocation of the rock material, translocation of the rock material, translocation of the rock material, rock sediments, translocation of the rock material। ठीक है, erosion translocation of the rock material, rock sediment involves movement of the transportation medium that transport rock material called agent of erosion। erosion पता है ट्रांसलोकेशन ऑफ रॉक मटेरियल मतलब रॉक मटेरियल हमारा वहाँ से उड़ा देना, सेडिमेंट्स को उड़ा देना। उस कैसे होता है? ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। मीडियम क्या होता है? एजेंट ऑफ इरोजन मतलब भाई पानी के थ्रू ही होता होगा या विंड के थ्रू भी होता है। वाटर, विंड, ग्लेशियर, सी वेव्स, एजेंट ऑफ इरोजन। एजेंट ऑफ इरोजन याद रखना, वाटर, विंड, वाटर विंड तो मेजर हैं, फिर ग्लेशियर, सी वेव्स भी हैं। वाटर मोर डोमिनेंट एजेंट ऑफ इरोजन। रिलीफ मॉडिफिकेशन, इरोजन plays a dominant role in modification of the relief than weathering। denudation process is equals to geomorphic process। denudation process हमारा geomorphic process के बराबर है। can change existing landform and end product with almost features less plane or a flat landform called erosion surface और peneplain। erosion ऐसे
erosion results removal, river reaching base level. C, source is equals to agent of erosion, river water, destination C, destination C। ठीक है, अब ये याद रखना, तो इससे याद हो जाएगा। अब देखो लैंड फॉर्म है हमारा, सॉरी एकदम से ऐसे झुंझुना जाते हैं। लैंड फॉर्म से देखो यहाँ डिग्रेडेशनल लैंड फॉर्म्स, रिमूवल ऑफ सेडिमेंट्स बाय इरोजन। रिमूव सेडिमेंट्स मतलब क्या है, जो भी छोटे छोटे हमारे जो पार्टिकल्स हैं जैसे रॉक्स हैं, है ना, इन सेडिमेंट्स को हमें इरोजन विंड के थ्रू होगा, ग्लेशियर के थ्रू होगा, सी वेव्स के थ्रू होगा और वाटर के थ्रू होगा। तो जब उड़ जाएंगे तो हमारा वैली क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, रिवर सोर्स क्या हो सकता है, रिवर हो सकता है। डेस्टिनेशन हमारा एग्रेडेशनल लैंड फॉर्म्स, एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट बाय द डिपॉजिट, डेल्टा फ्लड प्लेन्स हो सकता है। इरोजन के एजेंट क्या है, वाटर, विंड, ग्लेशियर, ध्यान रखना। रीजन ह्यूमिड, एरिड, पोलर माउंटेन्स भी हो सकते हैं। रीजन ह्यूमिड में भी, एरिड में भी हो सकता है, पोलर माउंटेन। लैंड फॉर्म्स फ्लूवियल माउंटेन्स, एकोलियन। 1 सेकेंड आपको दिखना चाहिए, एओलियन, 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 एओलियन। Automated might have already done that. Wow, oh, this is also good. I like it. एओलियन, ठीक तो है ये वाला, ठीक है। ओके, वैली डेल्टा, लूसिस, संडनेस, मोरेन हैंगिंग, मतलब ये इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखना है। ठीक है, एक बार फिर से ये वाला ना, हमें ये चीज़ तो याद हो जाएगी, ये वाली चीज़ याद करनी है। ये लैंड फॉर्म्स, वाटर हमारा रीजन ह्यूमिड होगा, फ्लूवियल लैंड फॉर्म्स होंगे। एग्जाम्पल वैली डेल्टा, विंड एरिड रीजन में जहाँ पे पानी नहीं होगा, एरिड रीजन में। एओलियन लैंड फॉर्म कैसा होगा, एओलियन होगा। लोस सनड्यून्स, ग्लेशियर में पोलर माउंटेन्स, ग्लेशियर लैंड फॉर्म्स होंगे। मोरेन हैंगिंग, वहाँ पे एग्जाम्पल क्या, मोरेन हैंगिंग एग्जाम्पल होगा। ठीक है, अब सी वेव्स और भी है। सी वेव्स कोस्टल एरिया में होगा, कोस्टल लैंड फॉर्म्स है। बीच क्लिफ्स आर वेदरिंग एंड इरोजन इंडिपेंडेंट, क्या वेदरिंग एंड इरोजन इंडिपेंडेंट है? नो, दोनों मतलब एक साथ ही होते हैं। वेदरिंग की वजह से ही तो मतलब वेदर में कुछ चेंज होगा, उसकी वजह से ही तो हमारा इरोजन होगा। अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड्स क्लाइमेट विल हेल्प इन अप्रिशिएटिंग द रोल ऑफ डिफरेंट एजेंट्स ऑफ इरोजन। एवरी एजेंट ऑफ इरोजन हैज़ यूनिक सेट ऑफ लैंड फॉर्म्स। पता चल गया ना क्या बोल रहे हैं, कि मतलब इरोजन के जो भी एजेंट हैं यूनिक सेट ऑफ लैंड फॉर्म्स इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, एंडोजेनेटिक फोर्सेस और endogenic and endogenetic forces are agents supplying energy for actions that are located within the earth. Endogenetic factors have origins located well below the earth's surface. The term is applied, for example, volcanic origin of landforms, but it is also applied to original chemical precipitates. earthquake की प्रीलियम्स में देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। प्रीलियम्स में डेफिनीशन, कॉजेज, स्केल्स, अर्थक्वेक वेव्स। मेंस के लिए स्टडी ऑफ अर्थ इंटीरियर बाय सिस्मिक वेव्स, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन है भी दिखाएंगे, पूरा मैप बनवाया है। अर्थक्वेक किस वजह से होता है कि प्लेट्स टकराती हैं और उनकी वजह से एनर्जी रिलीज़ होती है, वो ट्रैवल कर देती है सरफेस ऑफ अर्थ तक, जिसकी वजह से सरफेस हिलने लगता है, वही हमारा अर्थक्वेक है। रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द अर्थ्स इंटीरियर रिकॉर्डेड एज एक्सप्रेस्ड ऑन द सरफेस इज रिफर्ड एज earthquake. Even epicenter is equals to point at shortest distance from focus, maximum energy recorded here on surface. मैक्सिमम एनर्जी कहाँ होती है, सरफेस पे हमें मैक्सिमम एनर्जी फील होती है। मैक्सिमम एनर्जी ऑब्वियसली हमें सरफेस पे ही फील होगी। R1 R2 E2 ये क्या अर्थ, फोकस इज इक्वल्स टू एनर्जी रिलीज
मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ, ई मैक्सिमम एनर्जी क्लोजेस्ट टू सरफेस, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, एनर्जी रिलीज एट फोकस, मैग्नीट्यूड के फोकस पे जो एनर्जी रिलीज है। रिक्टर स्केल 1 to 9 नॉन लीनियर होता है। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, एनर्जी रिकॉर्डेड ऑन सरफेस, मैक्सिमम एट एपीसेंटर, यूज्ड मरकरी 1 to 12, मरकरी नहीं है, मरकेप्टर स्केल जो होती है 1 to 12, मैग्नीट्यूड is equals to related to intensity. Intensity of earthquake is determined by the depth of the focus, type of geological surface, magnitude of increase, so intensity so also increases. But intensity is not only determined by magnitude but also by depth of focus, type of geological structure, type of rock. Scales measures earthquake for magnitude. Richter scale 1 to 10, रिक्टर स्केल, मरकेप्टर स्केल नहीं था यार, रिक्टर स्केल एक एम से भी था, याद नहीं आ रहा है, एक सेकंड अभी इसमें दे रखा है। रिक्टर स्केल 1 to 12 नॉन लीनियर होती है और लैगोरिथमिक स्केल्स 1 पॉइंट इंक्रीजेज ऑन इट्स 10 times मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रीवियस एनर्जी। एग्जाम्पल, रिक्टर स्केल 1.0 ई इज 2.2, दैट 2.2 ई इंटू 10, 9.5 चिली, मोर देन 7 इज डिस्ट्रक्टिव। पता है इंपॉर्टेंट फॉर जियोलॉजिस्ट, रिक्टर स्केल 1 to 10 है, जियोलॉजिस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। अब इंटेंसिटी, मरकैली स्केल, मरकैली स्केल 1 to 10 होती है। मरकैली स्केल 1 to 10 होती है। 1 स्टैंड्स फॉर लीस्ट इंटेंसिटी एंड 10 फॉर हायर इंटेंसिटी। एट प्रेजेंट मॉडिफाइड मरकैली स्केल हैव 1 to 12 is to measure intensity and impact of the earthquake. How is expression of earthquake is the region of how it is felt, any region. 1 for least felt and 12th for maximum damage. Important for disaster management policy making, demarcation of seismic zone. Damaging effect 7 or above. Up to 7 things can be easily reversed, but above it would be very hard. Modified Mercalli scale is an important tool for disaster tool. रिक्टर स्केल एंड मर्कली स्केल, जापान में रिक्टर स्केल 7.5, इंडिया में 7, नेपाल में 7.5, मर्कली 5, 7, नेपाल में 10 तक आ जाता है, इंडिया में 7 तक। जापान में मर्कली हैज़ गुड इन मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर्स। मर्कली सेज नेपाल इज़ मोर, नेपाल इज़ द मोर, Nepal is the more, Nepal is the more, Nepal is the more, Nepal is the more, ठीक है। Earthquakes vulnerable, demarcation of earthquakes, demarcating the earth's interior, demarcating the earth's region which are higher risk and at lower risk. ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ग्लोबल डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए ग्लोबली स्टैंडर्ड क्या बनाए गए हैं। 2030 UNISDR 1994 2005, नीचे की तरफ जाते जा रहे। 50% रिडक्शन इन डैमेज और इन लॉसेस, इकोनॉमिक और ह्यूमन लॉसेस मस्ट बी डन फॉलोइंग ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट बाय अ कंट्री हु इज़ फॉलोइंग ग्लोबल फ्रेमवर्क। मतलब 50% डैमेज में रिडक्शन होना चाहिए, इकोनॉमिक और ह्यूमन लॉस में। हाँ ऑब्वियसली होना चाहिए, अभी तो टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी फॉर डिज़ास्टर रिडक्शन, अंडर दिस कॉन्फ्रेंसेज आर हेल्ड। UNISDR यूनाइटेड नेशन पता ही, आई से इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी और DR डिज़ास्टर रिडक्शन के लिए काम करेंगे, बढ़ाने के लिए तो ऑब्वियसली नहीं करेंगे ना। 1994 योकोहामा कॉन्फ्रेंस, योकोहामा कहाँ है, जापान में, ये ऑब्वियसली क्योंकि सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स जापान में ही आते हैं। योकोहामा कॉन्फ्रेंस फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वॉज टू बिल्ड रेजिलियंट वर्ल्ड 95 से 2005 तक फॉर डिक्लाइनिंग द फ्रेमवर्क इज इक्वल्स टू इंटरनेशनल डिकेड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, हेयर प्लानिंग वॉज डन। 2005 में हयोगो कॉन्फ्रेंस और हयोगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, हेयर नाउ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ framework made in Yokohama planning is done from 2005 to 2015. Law agency decentralization, awareness and early warning systems.
क्या है, लॉ होना चाहिए, लॉ एजेंसीज वर्क करनी चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन अवेयरनेस होनी चाहिए, एंड EWS होना चाहिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम। मीन्स कंट्रीज members of Yokohama Conference must do all these things, must about disaster management before occurring it, like make laws, should have agencies, should have decentralized, etc., etc. Ended in 2015, but damage was found to increase instead of decreasing. So 2015 Sendai Framework for Action, SFA, Sendai Framework for Action, SFA, here admitted the success of disaster management lies in three things: CBDM, community based disaster management integration, PBB, build back better. Here admitted the success of disaster management lies in three things. मतलब डिज़ास्टर मैनेजमेंट कितना सक्सेसफुल होगा 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है: कम्युनिटी बेस्ड डिज़ास्टर मैनेजमेंट इंटीग्रेशन और बिल्ड बैक बेटर। मतलब अगर कुछ डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर उसको बना लो। CBDM, इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, community based disaster management, disaster management integration, disaster management should be integrated with sustainable development. Build back better, capacity building means experience of one disaster should be adding to risk of other disaster. मतलब एक डिज़ास्टर में जो हमारा लॉस हुआ है उसको हमें जो दूसरा डिज़ास्टर फ्यूचर में होगा उसमें हमें ऐड करना चाहिए उस एक्सपीरियंस को, कि कैसे हमने कोप अप किया या क्या हमारा लॉस हुआ उस एक्सपीरियंस को। वी शुड हैव इनपुट फ्रॉम वन डिज़ास्टर टू प्रिपेयर फॉर सेम डिज़ास्टर इन फ्यूचर, ताकि हम सेम डिज़ास्टर के लिए फ्यूचर में प्रिपेयर हो सके। डिज़ास्टर आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, वो तो डिपेंड करता है प्रकृति पे। कॉज ऑफ अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक बहुत ही बड़ा डिज़ास्टर है, पता है। इंटरेक्शन ऑफ प्लेट्स, वोल्केनिज्म, क्रस्टल डिफॉर्मेशन, फोल्डिंग, मोल्डिंग, एंथ्रोपोजेनिक, ह्यूमन फैक्टर्स, डैम्स एक्सेट्रा। Dams include seismicity, like Konya Dam in Maharashtra is known for the earthquake. Elastic rebounds, तो अर्थक्वेक के 5 कॉजेज़ हैं। क्या है? प्लेट्स का इंटरेक्शन, वोल्केनिज्म, क्रस्टल डिफॉर्मेशन, एंथ्रोपोजेनिक, डैम्स वगैरह, इलास्टिक रिबाउंड्स। इलास्टिक रिबाउंड्स क्या है? डिस्टर्बेंस ड्यू टू चेंज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन of releasing energy process called elastic rebounds, condition of equilibrium, ऐसे A और B energy releases equilibrium. R resistance is equals to S stress, state of equilibrium when stress exerted by overlaying load and resistance exerted by underlying load is not in equilibrium.